तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 2 सितंबर है तो उसका करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। भारत करेगा। ठीक है। तो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी रिलेटेड है। क्या देखिए कि बिहार में स्थित शहर राजगीर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा। ये लगातार दूसरी बार है कि भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और भारत ने 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक कराची, झारखंड में आयोजित 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जिसे भारतीय टीम ने जीता था। एशियाई हॉकी महासंघ के महाध्यक्ष दातो फमियो, ठीक है, ओंगोरा ने 29 अगस्त 2024 को भारत को 8वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की 2024 के मेजबान के रूप में घोषित किया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए ठीक है। तो इसीलिए हम खाली हिंदी ये लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत सरकार ने 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी टीवी सोमनाथन को किया है। ठीक है। तो देखिए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 को 5 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी जगह वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ले ली थी। टीवी सोमनाथन भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव हैं। 1982 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजीव गौबा को 30 अगस्त 2019 को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने शुरुआत में 2 साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है अगस्त 2024 को चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में क्या है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है गुजरात का कि गुजरात में कच्छ तट पर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में चक्रवात असना आया। चक्रवात असना के कारण गुजरात के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा हुई। फिर बोल रहा है यह 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। इसके बाद देखिए बोला 1991 से 2023 के बीच अगस्त में अरब सागर में केवल 3 चक्रवाती तूफान आए और 1891 के बाद अगस्त में चक्रवात असना केवल चौथी घटना है। और अरब सागर का वर्तमान तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस है, जो चक्रवात बनने के लिए आवश्यक सीमा तापमान के आसपास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया। तो ये हमारा श्रीलंका होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने उत्तरी जाफना के पास 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए पहला भुगतान बृहस्पतिवार को सौंपा। ये परियोजनाएं डेल्फट, नैनातीव और अलाइ द्वीपों में 1.1 करोड़ डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के तहत कार्यान्वित की जा रही है। इनके तहत तीनों द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। परियोजना का उद्देश्य इन तीनों द्वीपों की ऊर्जा जरूरत को पूरा करना है और जो राष्ट्रीय ग्रिड में जुड़े नहीं है ये द्वीप तमिलनाडु के समीप है। जो जुड़ा हुआ नहीं है वो तमिलनाडु के समीप है। फिर यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि अगस्त 2024 में AIF
हीरोज कॉमिक बुक की लॉन्च की है? तो लॉन्च हमारा बी आर चौधरी ने किया है, ठीक है। तो बोला एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के महाप्रबंधक अनुभवी खंडरी और उनकी टीम की पुस्तक के विकास और डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और युद्ध में वायुसेना की भूमिका और राष्ट्रीय इतिहास की वीरतापूर्ण कहानी को कॉमिक पुस्तकों के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और एक है कि इससे कर्तव्य और आकांक्षा की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। वर्णित मूल्यों और कहानियों से प्रेरित होकर युवा पाठक खुद को भविष्य के युवा सेना अधिकारी के रूप में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा कि भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज किस पर लॉन्च किया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है। कोचीन हवाई अड्डा इस पर लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी कोचीन हवाई अड्डा। तो बोल रहा है कि कोचीन एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया जाएगा। केरल के सीएम पिनाराई विजयन 1 सितंबर को कोचीन एयरपोर्ट पर CIAL के नए उद्यम 0484 एरो लाउंज का उद्घाटन करेंगे, और यह लाउंज कोचीन हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 पर होगा। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL अपने यात्रियों को बजट दरों पर विश्व स्तरीय एयरपोर्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह एरो लाउंज परंपरा, कला, बैकवाटर परिदृश्य और वनस्पतियों का एक संयोजन है जो केरल की अनूठी सुंदरता को प्रस्तुत करता है। यह 37 कमरों और 4 स्वीट्स, 3 बेडरूम और 2 कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ 50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, है काफी बड़ा करंट अफेयर, ठीक है। तो बने रहिएगा, आपको बहुत ही बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा और अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने दिग्गज और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए एक परियोजना शुरू किया है। तो परियोजना का नाम क्या है? तो परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वाधावन बंदरगाह प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में इस क्षेत्र की बुनियादी ढांचे के उत्पादकता को बढ़ावा देना है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने लगभग 364 करोड़ रुपए की लागत से पोत संचार की सहायता प्रणाली के राष्ट्रीय रोल आउट की शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपोर्टर लगाए जाएंगे। 2030 तक चालू होने वाले इस बंदरगाह में 1000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल और नई विशेष बर्थ होंगी। तो ये सब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसी में और एक पॉइंट है क्या कि विश्व में शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने वाली की उम्मीद है, ठीक है। ये विश्व में 10 मतलब जो टॉप 10 है उसमें शामिल होने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर का, कि बोल रहा है 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वाधावन प्रोजेक्ट मतलब पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र, यहाँ पर रखी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है मतलब उसका
रिलेटेड जो है मतलब पूरा डिटेल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वन बंदर का प्रोजेक्ट पर आधारशिला रखी है। इसके साथ ही लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने लगभग 364 करोड़ रुपए की लागत पोत संचार सहायता प्रणाली की राष्ट्रीय रोल आउट का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चलित मछली ये वाला शायद पढ़े थे ना अभी, वही वाला शायद मछली पकड़ने की जहाजों का चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे और 2030 तक चालू होने वाले इस बंदरगाह में 9 मतलब 1000 मीटर वाले कंटेनर टर्मिनल और कई विशेष बर्थ होंगे। यह विश्व में शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, तो सेम ही ये लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को कितनी नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो हमारा 3 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 31 अगस्त को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इवेंट में शामिल हुए और ये तीनों ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, वंदे भारत आधुनिक होती और भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। और क्या बोल रहा है, देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगस्त 2024 में धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? तो हमारा नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल बना है। तो नेपाल क्या बोल रहा है देखिए एक बार, बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में कावरे पालन चौक जिले के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। ठीक है, और 2014 में धूलीखेल नगर पालिका ने स्थित हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। स्वस्थ शहर बनाने के लिए अभियान चलाने वाली धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का सबसे स्वस्थ शहर बनाने की उपलब्धि हासिल करने के लिए 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निगरानी की जा रही है। धूलीखेल ने स्वस्थ शहरों के लिए विभिन्न संकेतकों पर 65.48 अंक हासिल किए हैं, जिससे वह WHO स्वस्थ शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। स्वस्थ शहर पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नगर पालिका को 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जो उपग्रह से प्राप्त पार्टिकुलेट मैटर 2.5 डेटा के आधार पर नेपाल को दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है कि नहीं? थोड़ा सा क्या हो गया यार, यहाँ रहेगा। ठीक है, 2 मिनट। चलिए, ये हो गया। अब हमारा देखेंगे नेक्स्ट जो हमको लग रहा है लास्ट ही क्या, ये और एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 10 नंबर में कितना है, 10 नंबर देखिए जितना भी। देखिए, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में फाइनल मैच में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है रजत पद, ये जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा के फाइनल मैच में
मनीष नरवाल ने रजत पदक जीत लिया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में उन्होंने दूसरे ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता है और पिछले पैरा ओलंपिक में मनीष ने 50 मीटर एयर पिस्टल 50 मीटर एयर पिस्टल SH1 इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इस स्पर्धा में फाइनल में कोरिया ने जेओगडू जेओगड पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 237.4 का स्कोर किया। वहीं नरवाल 234.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा चीन के यांग चाओ ने 214.3 के स्कोर के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। पैराशूटर शोबिना फ्रांसिस ने शनिवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा फाइनल में 211.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है और इस्लामी गणराज्य ईरान के सारे जावन मार्दी ने 236.8 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि तुर्की की आयसेल ओजगान 231.1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही और उन्हें रजत पदक मिला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा सा कट रहा है। हो गया, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 30 अगस्त को किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है सऊदी अरब। ये किया है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि भारत और सऊदी अरब द्वारा 30 अगस्त को रियाद में सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा की द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉक्टर हुमास अल अंगारी ने समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय निष्पादन और अनुपालन, लेखा परीक्षा पर संयुक्त परीक्षण, प्रशिक्षण और कार्यक्रम आयोजित करना, साथ ही लेखा परीक्षा मैनुअल और कार्य प्रणाली का आदान प्रदान करना शामिल है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा समरी है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए, वही चीज है जो पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।